सो हेलो जवानों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू दी मार्क बूस्टर 10th। वेलकम टू दी जवाब बैच। आज हम हैं अपने लाइट चैप्टर के थर्ड लेक्चर पे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। किसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने इससे दो लेक्चर में क्या पढ़ा, मिरर के बारे में पढ़ा, मिरर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करा, साइन कन्वेंशन पढ़ा, बेसिक चीजें भी जान गए। अब हम पढ़ेंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए उसको शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, शेयर नहीं किया तो शेयर कर लो, एंड कमेंट नहीं किया तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आप सभी को ऐसे ही पढ़ाने के लिए। रिफ्रैक्शन को भी स्टार्ट करते हैं। बेसिकली रिफ्रैक्शन है क्या। पानी में आप उंगली डालना अपना, या फिर कोई भी एक पेंसिल लेना और पानी में डालना। जैसे ही आप डालोगे देखोगे पानी में जो पेंसिल है ना वो थोड़ा बेंड दिखेगा। क्यों दिखेगा? रिफ्रैक्शन हो रहा है इसलिए दिखेगा। कोई भी लाइट रे आ रही है किसी मीडियम से दूसरे मीडियम से। सपोज एयर से कोई लाइट रे आ रही है और पानी में जा रही है, तो उसका मीडियम चेंज हुआ इसलिए वो थोड़ी बेंड दिखेगी, या तो इधर बेंड दिखेगी या तो इधर बेंड दिखेगी। समझ गए? तो वही चीज है रिफ्रैक्शन। इट इज अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। कि लाइट रे का डायरेक्शन चेंज हो जाता है वह एक मीडियम से अनदर मीडियम में जब वो ट्रैवल करती है तब। बेंडिंग ऑफ लाइट किस वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से। जब वो दो मीडियम में ट्रांसफर होती है तो बेंडिंग क्यों होता है? क्योंकि उनकी ऑप्टिकल डेंसिटीज अलग अलग होती है। जैसे ये थोड़ा सा ज्यादा रेयरर होगा, रेयरर मतलब इसकी डेंसिटी कम है। एयर हवा, उसकी डेंसिटी उतनी थोड़ी है, लेकिन पानी की डेंसिटी ज्यादा है। तो पानी क्या है? डेंसर हो गया हवा के कंपेयर में। वैसे ही पानी और ग्लास, जो ग्लास होता है, हाँ उसको ले लो, तो कौन सा रेयरर कौन सा डेंसर? तो पानी तो यहाँ पे रेयरर हो गया, लेकिन ग्लास क्या होता है? ग्लास थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है, ग्लास डेंसर हो गया। ठीक है, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इनका क्या होता है? बेंड भी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो मीडियम क्या क्या है, मीडिया क्या क्या है। पानी हो गया, एयर हो गया, ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, एसिड हो गया, ऑयल हो गया, और कई सारे जैसे अल्कोहल हो गया, बेसिस भी हो गया। ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं? मीडिया होते हैं जिससे ट्रेवल होता है लाइट। ठीक है, अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग रूल्स है दो याद कर लेना। रूल्स क्या है? रूल्स कौन से रूल्स हैं? दो रूल्स है। देखो, जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, मतलब सपोज करो हवा से ग्लास में जाएगी, जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा? तो होगा बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। इस लाइन को अपन नॉर्मल कहते हैं, आप लोग को पता होगा। तो ये अपनी नॉर्मल लाइन है। ठीक है, ये अपना क्या है? इंसिडेंट रे है, और ये है अपना रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो जब भी इंसिडेंट रे एयर से ग्लास में या फिर रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। और जब भी लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाएगी, सपोज करो ग्लास से एयर में जाएगी, तो क्या होगा? तब वो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इसे याद रख सकते हो डॉक्टर की मदद से। जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर को क्या पसंद नहीं होते? डॉक्टर को नॉर्मल लोग पसंद नहीं होते। जो लोग नॉर्मल होते हैं उन्हें कोई बीमारी नहीं, तो लोग डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? और नॉर्मल है लोग तो डॉक्टर की इनकम भी नहीं हो पाएगी, तो डॉक्टर को नॉर्मल लोग पसंद नहीं है। तो डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर डॉक्टर, उसको नॉर्मल पसंद नहीं है। वो नॉर्मल से क्या करता है? अवे भागता है, नॉर्मल से दूर भागता है। तो डेंसर से रेयरर जब लाइट रह जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर भागेगी। डेंसर से रेयरर जब लाइट रह जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर भागेगी। और रेयरर से डेंसर, आप लोग याद रख लीजिएगा कि रेयरर से डेंसर अगर लाइट रह जाएगी तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स भागेगी। ठीक है, तो एक आप लोग याद रखोगे, दूसरा आपको अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कि कई ऐसे केसेस है ना कि रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। देखो केस 1 केस 2 कि दो केस में मीडियम, एक मीडियम से दो मीडियम तक लाइट ट्रेवल हो रही है लेकिन रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं होगा? देखो कब नहीं होगा, दो केस है। जब जो इंसिडेंट रहे नॉर्मल पे ही आ जाएगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर एंगल बना लेगी ना, तब कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, इधर से इधर चली जाएगी। एक और केस है, जब जब क्या होगा? दो मीडियम सेम डेंसिटी के हो। सपोज ये एयर है और ये कोई और एक मीडियम 2 है जिसका डेंसिटी एयर के ही बराबर है। तो दोनों मीडियम अलग अलग तो हैं लेकिन इनकी डेंसिटी सेम है। जब दो मीडियम की डेंसिटी सेम होगी तो ये लाइट इधर से ही आएगी और इधर ही चली जाएगी, कोई बेंडिंग नहीं होगा। समझ पाए? ठीक है, तो ये अपने बेसिक समझ लिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के लॉज के, जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे, वैसे ही हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन के लॉज। कैसे? देखो, दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन में। पहला लॉ क्या था? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे। उसमें रिफ्लेक्टेड था, इसमें रिफ्रैक्टेड रे। एक ही प्लेन पे होगा, जैसे यहाँ देखो, एक ही प्लेन पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे है। बिल्कुल सही। दूसरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखना। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। साइन, कॉस, टैन, ये तो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, ठीक है। इसको अपन स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। जो दूसरा लॉ है ना, वो दूसरे लॉ को अपन स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। याद रखना, कभी कभी एमसीक्यू में आता है डिफाइन स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये कहता क्या है कि भाई रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, इंसिडेंट एंगल, जो एंगल इंसिडेंट है ना ये वाला, इसका साइन ऑफ एंगल आई अपॉन ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो साइन ऑफ एंगल आर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर कांस्टेंट होता है। और वो कांस्टेंट भी क्या होता है? बेसिकली हम उसे कहते हैं उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम उसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो अपन अभी पढ़ेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो जानिए। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने नोट्स में शेयर करें, वो लिख लीजिए थोड़ा जल्दी से। आई होप आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे एंड अपने नोट लिख लिए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं एक एनसीईआरटी की एक्टिविटी जो कि अपन छोड़ नहीं सकते। वो पढ़ेंगे। कौन सी एक्टिविटी है? ग्लास स्लैब की एक्टिविटी। तो चलिए उसे खत्म करते हैं, देन वी मूव ऑन टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो अब हम देखते हैं एनसीईआरटी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्लास स्लैब के बारे में। देखो, ग्लास स्लैब कुछ इस प्रकार का होता है। ग्लास का बेसिकली टुकड़ा होता है। क्या होता है? ग्लास का एक टुकड़ा होता है, ठीक है। ग्लास का एक टुकड़ा होता है। जब हम उस पे लाइट पास करते हैं ना हवा में से, तो हवा क्या है? रेयरर, और ग्लास क्या है? डेंसर, ठीक है। तो जब हम लाइट रेयरर से डेंसर में पास करते हैं, इंसिडेंट रे को जब हम पास करते हैं रेयरर से डेंसर में, वो जाता है। लेकिन आरडी शर्मा को क्या पसंद था तो बताइए, क्या पसंद था बताइए। जैसे डॉक्टर को नॉर्मल, तो आरडी रेयरर से डेंसर को नॉर्मल पसंद था, डॉक्टर को नॉर्मल नहीं पसंद था। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, देखा। और जब फिर ये ग्लास से बाहर निकलता है, तो ग्लास से बाहर फिर एयर नहीं आएगा, तो अब डेंसर से रेयरर में जाता है। जब फिर ये ग्लास से बाहर निकल रहा होता है, तो डेंसर से रेयरर में जा रहा होता है, बिल्कुल जा रहा होता है। तो जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाती है, तो क्या होता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल, डॉक्टर अवे फ्रॉम नॉर्मल पीपल, ठीक है। तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा अवे चला जाता है, थोड़ा सा दूर चला जाता है। बेसिकली ये जो रे यहां पर आया, इस रे को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, आपको पता था। बट जो रे फिर बाहर निकला ना, उस रे को हम लोग कहते हैं इमर्जेंट रे। समझ गए? अब देखो, ये जो इंसिडेंट रे पहली बार में आया था, इंसिडेंट रे अगर सीधे जा रहा होता, तो कुछ इस प्रकार से वो जा रहा होता। तो जब हम इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं ना, कि भाई ये दोनों परपेंडिकुलर है, पैरेलल लाइन जा रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन देखते हैं, उसी को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में, इंसिडेंट रे जा रहा था, अगर मुड़ा नहीं होता तो ये सीधा जा रहा था। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वही है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको ये ग्लास स्लैब अच्छे से समझ में आया होगा। इसको अपन एंगल ई से नोट करते हैं। ये एंगल आर है डिफ्रैक्शन, और ये एंगल आई है। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, आपको पता ही है। तो ये हमारा ग्लास स्लैब की एक्टिविटी थी। इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इसे ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो अब हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एबिलिटी है किसी मीडियम का लाइट को बेंड करने की। एबिलिटी ऑफ मीडियम टू बेंड लाइट रे। कोई भी एबिलिटी, मतलब वाटर की एबिलिटी है कि वो लाइट रे को इतना बेंड कर सकता है,
एयर की एबिलिटी है कि वो लाइट को इतना ही बेंड कर सकता है, ग्लास की एबिलिटी वो लाइट रे को इतना बेंड कर सकता है। समझ पाए? तो एबिलिटी ऑफ लाइट रे टू बेंड, एबिलिटी ऑफ मीडियम टू बेंड लाइट रे। जैसे कुछ एग्जांपल अगर लोगे तो वाटर की एबिलिटी कितनी है 1.33, ग्लास की एबिलिटी कितनी है 1.5, मतलब वाटर से ज्यादा बेंडिंग ग्लास में होगी, लेकिन मैं बोल रहा था डेंसर है। डायमंड की कितनी है 2.42, मतलब डायमंड और भी ज्यादा डेंसर है। ठीक है, तो ये इसकी एबिलिटी होती है कि इतना बेंड करती है। ये तीन आप लोग नॉर्मली याद रखना, पूछा नहीं जाता। इसका सिंबल का मतलब ये है कि एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन आता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, हार्ड टॉपिक है, क्वेश्चन कम आता है। ओके, अब देखो साइन की कुछ वैल्यू, जैसे हमने साइन पढ़ा था ना, हाँ तो साइन की कुछ वैल्यू याद रख लो ताकि सिग्नल फ्लो में आपको काम आएगा। क्या वैल्यू है देखो, साइन 0 डिग्री पे 0 उसका वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, साइन 60 पे √3/2 होता है, साइन 90 पे 1 होता है इसकी वैल्यू। तो ये आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लीजिए एंड याद कर लीजिए, इसको बहुत जरूरी है याद करना। ठीक है, अब देखो ये दो पॉइंट आपको एकदम मालूम होने चाहिए, क्वेश्चंस आते हैं इससे देखो क्या मालूम होने चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है भाई, ये क्या हो गया डायरेक्टली इनवर्सली, ये तो समझ में ही नहीं आता। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि उस पे निर्भर है, जितना स्पीड ऑफ लाइट होगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब देखो सपोज कुछ नहीं, पहला लाइन का मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो बेंडिंग भी ज्यादा होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट की, तो अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसकी बेंडिंग भी ज्यादा होगी। बोलो हाँ या ना। अब नेक्स्ट है ये वाला लाइन, ये लाइन कहता है कि अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो उसका स्पीड ऑफ लाइट कम होगा उस मीडियम में, या फिर यूं कह लो अगर स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में ज्यादा होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। कुछ भी कह सकते हो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो बताओ स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कम तो ये ज्यादा, ये ज्यादा तो ये कम। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी नोट कर लीजिएगा एंड ये भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखो x एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.33 और y एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.22। तो आपको बताना है इन दोनों में से किस में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा, मोर स्पीड होगा, किसमें, बताइए। इस चीज को देखकर इसे बताइएगा भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें जितना ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट उसमें उतना कम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा, तो वाई हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट आपको उतना जानने की जरूरत नहीं, एब्सोल्यूट मतलब होता है उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। ठीक है, और रिलेटिव एक होता है। रिलेटिव क्या होता है, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ दो मीडियम का, सपोज करो लाइट एयर से वाटर में गया है ना, या फिर मीडियम 1 से मीडियम 2 में गया। तो एक एग्जांपल ले लो, सपोज आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट, ये इसको अपन क्या कहते हैं n2 1, n मतलब तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2 का मतलब और 1 का मतलब क्या, तो हम इसे ऐसे पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो पहले 2 आया फिर 1 आया, देखा पहले 2 आया फिर 1 आया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 हमें निकालना है मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, ये v का मतलब स्पीड होता है, याद रखना v का मतलब क्या होता है, स्पीड होता है। तो हम करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये करेंगे। तो देखा तुमने, यहां 2 1 था, यहां पहले 1 और फिर 2, उल्टा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में निकालना था, तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 का अपॉन मीडियम 2 किया हमने। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 अगर निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 करना होगा, उल्टा करना होगा। ठीक है, ये आपको समझ आया। और ये जो v1 बाई v2 है ना, ये इसके भी इक्वल होता है। ये क्या है, ये हम अगर ये नंबर नहीं निकालना, ये तुम्हें नहीं पता अगर, तो तुम इससे भी निकाल सकते हो। क्या
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। सपोज तुमसे पूछ लिया कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 निकालो, तो तुम्हें अगर v कुछ नहीं पता तो तुम कैसे निकालोगे? दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। अब क्या करोगे? n2 by n1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, 2 1 2 1, ये सीधा सीधा होगा, रखना 2 1 2 1 एकदम ऑर्डर में। यहाँ 2 1 है तो पहले 2 फिर 1। स्पीड ऑफ लाइट की बात करी जाए तो 2 1 है तो 1 2 लिखना पड़ेगा, ये याद रखना। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था n इज इक्वल टू सी बाई वी। अगर आपको किसी एक मीडियम की, सपोज दो मीडियम की बात हम नहीं कर रहे, हटाओ इसे, किसी एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है, सपोज एयर की निकालनी है या फिर वाटर की निकालनी है, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ होता है, याद रखें। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ पहले लेक्चर में बताया था। और उसके बाद वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा वो लिखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी कि 3 इंटू 10⁸ अपॉन कर दो उस मीडियम में, यानी पानी में, पानी का निकालना है तो पानी में उसका स्पीड, लाइट का स्पीड, आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये एक का निकालो तो सीधे फॉर्मूला, और दो का निकालना मतलब दो मीडियम है, अगर एयर नहीं है सपोज, दो मीडियम है तो दोनों का स्पीड पता होना चाहिए, इसलिए ये फॉर्मूला है, स्पीड वाला फॉर्मूला, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऐसा इस बार एक पेपर में आया था कि सपोज करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 है, इसको स्पीड के टर्म्स में लिखो, बस कुछ नहीं था, स्पीड के टर्म्स में लिखना था। कैसे लिखते? स्पीड इन 1 अपॉन स्पीड इन 2 भाई 2 1 तो 1 2, याद रखना, याद रह जाएगा, ठीक है। अब करते हैं से कुछ क्वेश्चंस, कुछ होमवर्क देते हैं आपको, एंड देन मूव ऑन करते हैं, इस लेक्चर को खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया, अपने कॉपीज में पहले से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, जो लेना है लो, जल्दी करो। आई होप आपको समझ आया होगा। आ गया? डन है, डन है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब हम मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। आई होप मैंने इतने अच्छे समझाया, आपको समझ आया होगा, ठीक है। सो गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें अब हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटेड बोल रहा हूँ, इस साइड के बाहर कुछ आएगा नहीं, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हूं, या फिर इसको मैं एन भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का 1.53 है तो उसका मीनिंग क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में? अभी हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट कम। ये भी याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट उतना ही कम, ठीक है। तो देखो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 है, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इतना कम होगा, मतलब इट मींस स्पीड ऑफ लाइट इज 1.53 टाइम्स लेस। यही तो है, कुछ नहीं है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है तो स्पीड ऑफ लाइट इतना कम होगा, और क्या, कुछ पूछा था इसमें? कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में 0.6 है ना, और मीडियम, अच्छा सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज 0.6 टाइम्स दैट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम। सबसे पहले स्पीड इन वैक्यूम अपन क्या लिखते थे उसे, c से, भाई n इज इक्वल टू सी बाई वी अपन कहते थे ना, हाँ, तो स्पीड को अपन c कहते थे वैक्यूम में। अब क्वेश्चन में दिया है कि मीडियम 1 में जो स्पीड है ना वो वैक्यूम से 0.6 टाइम्स ज्यादा है, मतलब स्पीड इन मीडियम 1 क्या होगा, 0.6 इंटू सी, ये तो होगा 0.6 टाइम्स है, तो टाइम्स मतलब इनटू, ठीक है। तो स्पीड इन वैक्यूम आ गया, स्पीड इन मीडियम आ गया। अब हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 निकालना, सबसे आसान फॉर्मूला तुम्हें पता है, बिल्कुल पता है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाई वी। सी तो सी ही है भाई, सी में वैल्यू मत पुट करो, पछताओगे, सी तो सी ही है, सी तो सी ही है। यहां पर वी के जगह मैं ये पुट कर देता भाई, वी क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1,
v की जगह पुट कर दो, c अपॉन 0.6c। पता चला? बिल्कुल पता चला। अब देखो यहां इस c से तुम इस c को काट सकते हो, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल काट सकते हो, काट सकते हो हाँ। तो अब क्या बचा? 1/0.6 बचा। हाँ बिल्कुल बचा। क्या मैं इस पॉइंट को हटा के यहाँ 0 लगा सकता हूँ? बेसिक मैथ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। अब काटो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, आंसर आ गया 5/3 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैच कर लेना कहीं से भी, ठीक है। दिस इज योर एक्यूरेट आंसर। तो भाई मुझे वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये दोनों ऊपर सीधे कट गए, तो ये बच गया। वैल्यू पुट करने की कुछ, अगर तुम 1/0.6 भी लिख रहे हो तो भी तुम्हारा आंसर सही है। बट लॉजिक क्या, यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट करनी, क्योंकि तुम्हें वैल्यू नहीं पता, तुम नहीं पुट करोगे वैल्यू। अगर करोगे हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन लंबा चला जाएगा, क्या फायदा। 3.3 इंटू 10⁸ पुट करोगे, एग्जामिनेशन में थोड़ा ब्रेन भी लगाना होता है, ठीक है। कोई वैल्यू नहीं पुट करनी थी। स्पीड वैक्यूम में ये है, स्पीड पहले मीडियम में ये है, बस दोनों में स्पीड मिल गया तो वैल्यू क्या करोगे पुट करके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन देखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई ये है, z विथ रिस्पेक्ट टू y ये है। हमें क्या फाइंड करना है? x विथ रिस्पेक्ट टू z। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं करना, पहले लिखो क्या बोल रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y है ना, तो आप क्या लिखोगे? nx अपॉन ny, हमें फॉर्मूला पता था ना, n में लिखोगे तो nex लिखोगे, ठीक है, इज इक्वल टू 4/3। पहला इक्वेशन बना कि नहीं बना, बोलो हाँ हाँ। दूसरा इक्वेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y क्या है? 3/2। भाई दूसरा इक्वेशन बना कि नहीं बना, बोलो नहीं बना, बना, बन गया, ठीक है। अब देखो, अब तुम क्या करने वाले हो? कुछ नहीं करने वाले, सिंपल ट्रिक देखो, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड 1 और 2। कैसे दिमाग में आया कि डिवाइड करना है? देखो अगर तुम डिवाइड करोगे तो इस y से ये y कट जाएगा, तो x और z मिल जाएगा, जो कि हमें निकालना था, मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, nx अपॉन ny को डिवाइड कर देंगे nz अपॉन ny से। यही तो डिवाइड करना है दोनों इक्वेशन में। हाँ करा डिवाइड। उसके इस साइड को भी डिवाइड करना होता है भाई, एक साइड थोड़ी डिवाइड कर सकते हो, 4/3/3/2। अब डिवाइड करने का एक तरीका जान लो भाई। देखो ये वाला इस वाले, अगर ये वाला लास्ट वाला सेकंड वाला दोनों सेम हो तो वो कट जाते हैं, माने ये डिवाइड हो जाता है और ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, ये दोनों डिवाइड हो जाता है और ये दोनों डिवाइड हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन के केस में ये ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों आपस में, ये ऊपर ये दोनों आपस में, बट यहाँ हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। अभी देखो, अभी देखो, इसको काटो, ये काटा ये काटा, अब हमें क्या बन गया? x विथ रिस्पेक्ट टू z। इसको देखो, इसको तुम काट सकते हो? नहीं काट सकते, सेम कहाँ है, तो मल्टीप्लाई करो। इसको सबसे ऊपर, इसको आपस में, 4 2 8 और 3 3 9, 8/9 ही आपका आंसर है, कुछ नहीं। 8/9 इज योर आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z 8/9 आएगा, यही तुम्हारा आंसर है, यही है आपका आंसर, आ गया। तो इससे बाहर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। ये तीनों अपने कॉपी में तुरंत अभी नोट करो, समझ में आया होगा। इसमें तो कुछ था ही नहीं, स्पीड ऑफ लाइट में लिखना था, इसमें भी कुछ नहीं था, बस n इज इक्वल टू c/v याद होना चाहिए, बस काम बन गया। इसमें दो इक्वेशन बनी, डिवाइड करा, आंसर आ गया। नोट कर लो, 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 कर लिए नोट, कर लिए नोट। सो ये आपके लिए एक होमवर्क है जो कि आपको करना है, ठीक है। कुछ नहीं है, ये एक टेबल है, इस टेबल में मीडियम दिया हुआ है ABCD और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनका दिया हुआ है वैल्यूज, ठीक है। अब पूछा है आपसे कि अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो किस केस में स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होगा और किस केस में मैक्सिमम होगा। बेसिकली आपको बताना है, ऐसे आंसर ऐसे देना है। सपोज करो A से B में जा रहा है तो स्पीड मिनिमम होगा, A से C में जा रहा है मिनिमम होगा, ऐसे। सपोज B से B में जा रहा है तो स्पीड मैक्सिमम होगा, ऐसे आपको बताना है। ये मैं कर दे रहा हूं एक आपको बताने के लिए। स्पीड मिनिमम, स्पीड सबसे कम कब होता है? मिनिमम मतलब सबसे कम कब होता है? स्पीड सबसे कम तब होता है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका सबसे ज्यादा है, मतलब इसके अंदर स्पीड सबसे कम होगा, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा कम इसके अंदर होगा।
और सबसे ज्यादा स्पीड किसमें है? सबसे ज्यादा स्पीड इसमें है। तो जब लाइट मीडियम ए से मीडियम डी में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम हो जाएगा। देखो भाई, स्पीड ऑफ लाइट ए में 10 था सपोज करो, तो डी में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना कम हो गया ना। सपोज अभी तुम सी की बात कर लोगे तो सी और डी में कहाँ गैप है ज्यादा? ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट 4 था तो 2 हो गया, तो सबसे कम थोड़ी हुआ, ज्यादा से कम होगा ना, सबसे ज्यादा से सबसे कम। ठीक है, तो मिनिमम हो गया जब ए से डी में गया, तो उसी तरह आपको मैक्सिमम निकालना है कि सबसे कम था जब गया तो सबसे ज्यादा किसमें हो गया, वो आपको यहाँ निकालना है। आपका HW इसको अपने कॉपी में नोट करो। अगर एडवांस कोई क्वेश्चन आता है तो ये आएगा, आ सकता है अगर कोई एडवांस है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं। नोट कर लेना कॉपी में। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर देना। स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू, बाय।